ये बात है 6 मार्च 1956 की, जब ऑल इंडिया रेडियो पर हरिकिशन मडवाल का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ। इस इंटरव्यू से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। विषय था रूपकुंड झील में फैले पड़े सैकड़ों नरकंकाल। तो आखिर रूपकुंड झील में ये सैकड़ों लोग कैसे समा गए होंगे और काल का ग्रास बन गए होंगे? आज के वीडियो में इन्हीं प्रश्नों से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें। एक बार बेदनी बुग्याल की बर्फीली हवाओं को पार करता हुआ घुड़सवारों का एक जत्था पातर नचियोनी से होता हुआ भगवावासा को पार करता हुआ त्रिशूल व नंदा पर्वत घाटी की ऊंची ऊंची हिमालयी चोटियों को देखता निहारता आगे बढ़ रहा था। इसके पश्चात उन्हें चढ़ाई करनी थी, जिसके बाद उनकी मंजिल आनी शेष थी। ठीक यहीं से दाईं ओर 7120 मीटर ऊंचा त्रिशूल पर्वत व बाईं ओर 6309 मीटर ऊंची नंदा घाटी थी। ये चढ़ाई पूर्ण हो पाती उससे पूर्व ही इस चढ़ाई के द्वितीय किनारे पर इन घुड़सवारों का सामना उस शांत झील से हुआ, जहां पर सैकड़ों मनुष्यों के शव व नरकंकाल फैले पड़े थे। ये बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम हुआ करता था। अंग्रेज भारत के नक्शे में लगातार हिमालय व अन्य क्षेत्रों की दुर्गम चढ़ाइयों को पूर्ण कर दर्ज करने में व्यस्त थे। ब्रिटिशर्स के इन कार्यों को भारत के बहुत से विद्वानों ने सफल बनाने में सहायता प्रदान की। ऐसी ही एक अन्य खोज के तहत हिमालय के दुर्गम पौधों व पुष्पों की खोज कर रहे इस घुड़सवारी जत्थे का नेतृत्व फॉरेस्टर रेंजर हरिकिशन मडवाल कर रहे थे। ये सभी हिमालय के उस क्षेत्र की खोज कर रहे थे जिसे वर्तमान में नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जत्था दुर्गम सैकड़ों किलोमीटरों की चढ़ाई करता बिना थके बिना रुके आगे ही बढ़ता जा रहा था। जिस दृश्य को उन्होंने अपनी यात्रा में देखा, उसके बाद उन सभी का हाल बेहाल हो चुका था। वे सभी बेचैन हो गए और उन सभी के मन में अनेकों प्रश्न थे, पर उनका कोई भी उत्तर उनके पास नहीं था। ये रहस्य मानो उन सभी की जान ले रहा हो कि एक बर्फीली झील में इतने सारे नरकंकाल कहां से व कैसे बिखरे पड़े थे। इस यात्रा से लौटकर हरिकिशन मडवाल ने अपने चीफ को भारी मन से एक खत लिखा। इस खत में दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहेली लिखी जा रही थी। ये दुनिया के वे पहले दस्तावेज भी बने जिसने पहली बार रूपकुंड झील के रहस्य के विषय में चर्चा की थी। तत्पश्चात 6 मार्च 1956 को ऑल इंडिया रेडियो पर हरिकिशन मडवाल का एक इंटरव्यू प्रसारित होता है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी और दुनिया को बताया। दूर से देखने पर जो एक चढ़ाई का छोर नजर आता था, वास्तव में वह एक छोटी झील का बाहरी किनारा था। जैसे जैसे हम झील के समीप पहुँचे तो हमें झील में मटमैला सा पानी दिखाई पड़े। जब हम झील के किनारे पर पहुँचे तो हमारा सामना एक भयानक दृश्य से जिसने हमारी सांसें रोक दी। पूरा इलाका इंसानी लाशों से पटा पड़ा था। फूले हुए रबड़ जैसे मांस वाले शरीर अधिकतर शवों से चिपके हुए। उनके मुस्कुराते से दिखते चेहरों ने इस नजारे को और भी भयानक बना दिया था। इस भयानक स्थान पर पहुंचकर हमारे जत्थे के लोगों को लगा कि वे किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं। वे सभी ये देखकर भाग गए। हालांकि मेरे असिस्टेंट लक्ष्मण सिंह और मैं लाशों और झील को कुछ नजदीक से देखने के लिए वहीं रुके। हमने देखा कि वे लाशें असामान्य तौर पर काफी बड़ी थीं। चमड़े की चप्पलें जो हमें यहाँ वहाँ मलबे में पड़ी मिली, वे बड़े आकार की थीं और ऐसी थीं कि जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं पहना जाता। मलबे में लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, देशी छातों और बांस की छड़ी भी दबी हुई थी। इनमें से अधिकांश अवशेष आंशिक रूप से झील में बजरी और गाद के बीच दबे हुए थे। तो कुछ इस प्रकार का वक्तव्य मडवाल ने रेडियो के माध्यम से जनता के बीच रखा। इस वक्तव्य ने लोगों में
हजारों प्रश्नों को जन्म दिया, जैसे क्या रूपकुंड के कंकाल किसी सेना का हिस्सा थे जो किसी प्राकृतिक त्रासदी का शिकार हो गए थे? क्या ये सभी कोई तीर्थ यात्री थे जो कि नंदा देवी के दर्शन करने आए थे? या फिर किसी मत व धर्म के लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साथ रूपकुंड में स्वयं ही बलि दे दी होगी? या फिर वो तिब्बत की ओर जाने वाले व्यापारियों का कोई दल था जो अपना मार्ग भटक गया और उन्हें किन्हीं डाकुओं व चोरों ने इकट्ठा मौत के घाट उतार दिया होगा? या फिर किसी महामारी ने इन सभी को अपनी चपेट में ले लिया होगा, इत्यादि इत्यादि। मधवाल के इस बयान से पूर्व भी कई बार इस क्षेत्र में यात्राएं की गई हों जो कि त्रिशूल पर्वत के आसपास की ही थी, परंतु उन लोगों ने किसी भी पुस्तक इत्यादि में इस झील के रहस्य के विषय में चर्चा नहीं की। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने सर्दी के उस मौसम में इन यात्राओं को किया होगा जिस समय ये झील पूर्णतः बर्फ से ढकी हुई होगी, जिसके कारण कोई भी कंकाल झील के ऊपर दिखाई नहीं दिया होगा। वे सभी झील के पानी के अंदर जमे हुए होंगे। रूपकुंड झील के आसपास के इलाकों में पुराने लोक गीतों में रूपकुंड के नर कंकालों का थोड़ा बहुत सा जिक्र मिलता है। तो अपनी जिज्ञासा के वशीभूत होकर एक बार D.N. मजूमदार ने इस क्षेत्र के उम्र दराज लोगों से मुलाकात की व उन लोक गीतों में दर्ज उन नर कंकालों की कहानियों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि जन साधारण को वेदांत कथाएं या उनके विस्तृत विवरण याद नहीं है। ये कथाएं गांव के बूढ़े पुरुषों ने एकत्र की हैं, जिनकी स्मरण शक्ति स्वयं धूमिल हो चुकी थी और उनका ये भी मत था कि रूपकुंड के अस्थि ढेर से इन दंत कथाओं का कोई भी संबंध नहीं है। तो आखिर इन दंत कथाओं में रूपकुंड झील और अस्थियों के विषय में कौन सा वर्णन मिलता है, आगे जानते हैं। तो ये वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि कन्नौज के राजा जसधवल और उनके राज्य पर देवी भगवती का कोप था। वो अच्छा अन्न उगाते, फिर भी वो राख बन जाता। जनता जब अच्छे गेहूं की फसल की उम्मीद कर रही होती तो खेतों में गोबर पैदा होता, चने की फसलों में काले छिलके ही मिलते, जौ के खेतों के पास खरपतवार फैल जाती, गाय भैंस के बच्चे जनने लगी थी और भैंसें बछड़ों को जन्म देती। इसी प्रकार भेड़ों से बकरी के बच्चे पैदा होने लगे और बकरियों से भेड़ों के बच्चे। मनुष्य की संतानें भी लुंज पुंज शरीर वाली पैदा हो रही थीं। समस्त तालाबों व झीलों का रंग लाल हो गया था। देवी के प्रकोप से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी। राजा व उनके मंत्री ने ये धारणा बना ली थी कि ये आपदा हिमालय पर वास करने वाली देवी माता पार्वती के प्रकोप से हो रही है। राजा व उनके मंत्रियों ने निर्णय लिया कि वे सभी हिमालय तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। सभी के मन में एक सांत्वना आ गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। सभी ने नवीन वस्त्र तैयार करवाए। राजा व उनकी पत्नी, राज परिवार जन व सेवक इस यात्रा पर निकले। राजा अपने साथ कुछ नर्तकियों के दल को भी ले गया था। ये सभी हल्द्वानी, सोमेश्वर, बैजनाथ होते हुए बेदनी पहुँचे। यहीं पर कुछ दिवस ठहरकर सभी ने भगवती देवी की पूजा अर्चना। राजा मनोरंजन के लिए जिन नर्तकियों को साथ ले गया था उनके नृत्य इत्यादि का कार्यक्रम भी वहाँ हुआ। वेदनी से ऊपर आज जहाँ पात्रन चौड़ी है वहाँ पर तंबू लगाए गए, वहीं पर ये सभी ठहरे थे। देवी भगवती को जब ये सब ज्ञात हुआ तो वे राजा के इस कृत्य से बहुत अधिक क्रोधित हुई। रानी गर्भवती थी तभी उसे पीड़ा हुई और इन लोक गीतों के अनुसार तभी आसमान में घने बादल छाने लगे, चारों ओर कोहरा फैल गया। शीघ्र ही यह क्षेत्र अंधकारमय हो गया। रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस जगह को बल्पा सुलेड़ा के नाम से जाना जाता है। माँ भगवती अपने निवास स्थान पर प्रसव के समाचार से काफी क्रोधित हो गईं। देवी ने एक हंस को सूचना लाने के लिए भेजा कि आखिर ये कौन लोग हैं, पता लगाकर उन्हें बताएं। हंस की सूचना पाकर देवी ने अपने अंगरक्षक लाटू को इस जत्थे पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। लाटू ने माता से कहा कि राजा व उसका जत्था आपका अतिथि है, वे सब आपके लिए ही यहाँ आए हैं, परंतु
क्रोधित माता ने लाटू को कड़ा आदेश दिया। लोकगीतों के अनुसार चारों तरफ अंधेरा हो चला था। वर्षा व हिमपात होने लगा। लाटू ने पत्थर व लोहे के टुकड़े फेंकने शुरू कर दिए, तो जो भी बचता बचाता रूपकुंड तक पहुंचा वो इस घटना का शिकार होता गया। आसपास की सभी नदियों में बाढ़ आ गई। लोकगीतों के अनुसार जितने भी लोग इस यात्रा पर राजा के साथ आए थे वे सभी इस प्रलय का शिकार हो गए। तो दोस्तों, इन दंत कथाओं व लोकगीतों में रूपकुंड व नरकंकालों का वर्णन तो मिलता है, परंतु काल्पनिक व अंधविश्वास जानकर विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये कथाएं किसी निश्चित इतिहास का दावा नहीं करती। 1955 तक रूपकुंड के रहस्य के विषय में कोई भी जांच नहीं की गई। तत्पश्चात 1956 में पहली बार वैज्ञानिकों का एक दल रूपकुंड के रहस्य से पर्दा उठाने हेतु त्रिशूल पर्वत होते हुए रूपकुंड पहुंचा। इस दल में भिन्न भिन्न विभागों के वैज्ञानिक शामिल थे। ये सभी रूपकुंड तक पहुंच तो गए, परंतु कोई भी जानकारी देने में असफल रहे। जब ये वहां पहुंचे तो झील कई फीट बर्फ से ढकी हुई थी, तो ऐसे मौसम में इतने बड़े क्षेत्र की खुदाई करना संभव नहीं था। ये दल खाली हाथ बिना किसी जानकारी के वापस लौटा। इसी वर्ष सितंबर में एक दल और रूपकुंड के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पहुंचा। इस बार इस दल को सफलता मिली। इस दल ने नरकंकाल को खोदकर इकट्ठा किया। इसकी खोपड़ियां, अस्थियां व कई उपकरण, बालों के नमूने, कपड़े, गहने, बर्तन, तंबू के सामान, कीले, चाकू इत्यादि इकट्ठे किए। इस दल ने ये भी बताया कि इसमें कोई भी शस्त्र नहीं मिला। ये कंकालों की संख्या लगभग 60 से 70 व्यक्तियों के आसपास बताई। इन सभी चीजों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भेजा गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में अस्थियों व अन्य चीजों का परीक्षण किया गया। कुछ नमूनों को यूरोप भी भेजा गया। परीक्षण में पाया गया कि इन अस्थियों में पुरुष, महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये अस्थियां 650 वर्ष पुरानी बताई गईं। खोपड़ियां व अस्थियों की नाप से ज्ञात हुआ कि इस दुर्घटना के शिकार व्यक्ति एक समान प्रजातीय प्रकार के थे और पश्चिमोत्तर भारत के लोगों, स्वात व हुंजा घाटी के लोगों से मिलते जुलते थे। बालों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों के बाल कैंची से कटे हुए थे। शायद वे पूजा में भेंट स्वरूप झील में डाले गए। इन परीक्षणों के अनुसार ना तो ये कंकाल जोरावर सिंह की सेना के थे और ना ही लोक गीतों में वर्णित कन्नौज के राजा व प्रजा के थे। वैसे तो इस वीडियो में मैंने तरह तरह के उन तथ्यों को रखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आखिर रूपकुंड झील में वो नरकंकाल किन लोगों के थे अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। काफी हद तक उन दंत कथाओं में कन्नौज के राजा व उसकी प्रजा के वर्णन से मिलता जुलता है इस रूपकुंड का रहस्य, परंतु क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य व ऐतिहासिक वर्णन मौजूद नहीं है, जिसके कारण इसकी पुष्टि करना असंभव है। आपको क्या लगता है कि रूपकुंड में मौजूद ये अस्थियां व नरकंकाल किन लोगों के रहे हों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक व रोचक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और नए फैक्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।